अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। असल और नकल में फ़र्क ना रखने वाले अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। कहानी सुन के देखें वबाल। अग्रवाल हाउस में खूब गहमा गहमी हो रही थी। हर तरफ लोग आ जा रहे थे। कोई मिठाई के टोकरे लेके जा रहा था, तो कोई फूलों से लदा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ये वो सब लोग थे जो सजावट और दीगर इंतज़ामात कर रहे थे, और ये तमाम इंतज़ामात थे शंकरा अग्रवाल के इकलौते बेटे हरीश अग्रवाल की शादी के, जिसकी शादी शेखर अग्रवाल के बचपन के दोस्त सुनील गुप्ता की इकलौती बेटी संध्या से हो रही थी। शेखर अग्रवाल और सुनील गुप्ता स्कूल के ज़माने से साथ थे। शेखर अग्रवाल ने बिज़नेस में डिग्री लेके अपनी फैमिली संभाल लिया था, जबकि सुनील गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो कि 16 साल पहले बेंगलोर से यूके चले गए थे। वहाँ उनकी रिहाइश कंट्री में थी। सुनील गुप्ता जब अपनी पत्नी साधना और बेटी संध्या को लेकर यूके गए थे, इस वक्त संध्या की उम्र 2 बरस थी। दूसरी तरफ शेखर अग्रवाल की परिवार में उनकी धर्म पत्नी आशा देवी, बेटा हरीश और बेटी शरोवती थी। हरीश बड़ा था, मगर इसने शंकर अग्रवाल और आशा देवी से साफ कह दिया था कि वो जब तक शादी नहीं करेगा जब तक इसे बहन अपने घर की ना हो जाए। और यूं इसकी ख्वाहिश पे शेखर अग्रवाल ने पहले शरोवती का विवाह कर दिया था। इनकी मुश्किल कुछ यूं भी जल्दी आसान हो गई कि शरोवती की सहेली ने शरोवती का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था। शरोवती का ससुराल शहर के बड़े घरानों में से एक था। इसका पति बहुत अच्छा इंसान था और यूं शरोवती का घर स्वर्ग जैसा था। संध्या और हरीश भी एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने तस्वीरों में एक दूसरे को देखा हुआ था, साथ लाइव चैट भी उनका राब्ता रहता था। शेखर अग्रवाल ने सुनील गुप्ता और उसके परिवार के ठहरने का बंदोबस्त अपने दूसरे बंगले में करवाया था। वैसे तो सुनील गुप्ता के रिश्तेदार भी थे, मगर उन्होंने अलग ठहरने को तरजीह दी। सुनील गुप्ता शादी से 5 रोज़ पहले आने वाले थे, क्योंकि बाकी काम की जिम्मेदारी शेखर अग्रवाल ने ले ली थी। माँ जी, आप ये तमाम ड्रेसेस देख लीजिए, शरोवती ने आशा देवी के कमरे में आकर कहा, जिसके पीछे मुलाजिम हाथों में बड़े बड़े फैंसी बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। उन्होंने शरोवती की हिदायत के मुताबिक वो बॉक्स तरतीब से टेबल पर रख दिए। उन बॉक्सेस में डिज़ाइनर सूट्स थे। आशा देवी अपने बराबर में रखी ड्राई फ्रूट्स की ट्रे का जूस से उठा के खा रही थी। फिर उन्होंने ट्रे साइड बॉक्स पे रखी और बोली, लाओ भाई, देखते हैं तुमने क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले मुझे बारात का जोड़ा दिखाओ। सबसे ख़ास जोड़ा तो दुल्हन का वही होता है, आशा देवी ने साड़ी संभाल के बैठते हुए कहा। तो शरोवती मुस्कुराई और सारे बॉक्सेस से एक मैरून वेलूट का शानदार बॉक्स उठाया और बॉक्स बेड पे लाकर खोला। इसमें से ब्लड मैरून कलर का लहंगा निकला, जिसका घेर इतना था कि पूरे बेड पे फैल गया। हल्के सुनहरी रंग का भारी काम इसे मज़ीद हसीन बना रहा था। माँ, ये इसकी चोली है, वेलूट की बैग पर भी काम है, और ये दुपट्टा देखें। शरोवती ने जब दुपट्टा खोला तो आशा देवी एकदम बोली, बेटा दुपट्टा तो बहुत ही हसीन है। उनके अंदाज से खुशी और पसंदीदगी साफ आया थी। शरोवती ने जोड़े को एक तरफ किया, फिर और बॉक्स खोला। माँ, ये रिसेप्शन के लिए है। इसने बेहद हसीन सी ग्रीन कलर की साड़ी निकाल कर आशा देवी को दिखाई, जिस पे मुकेश का बारीक काम बना हुआ था। इसे देख के आशा ने मुस्कुराते हुए भवें चढ़ाई। फिर शरोवती ने एक बॉक्स खोला। माँ, ये संगीत की फंक्शन के लिए। इसने गोटे के काम वाली फ्रॉक निकाली। इसके साथ जोड़े बॉर्डर वाला दुपट्टा था। शरोवती, तूने मेरी खुशी को दुगना कर दिया। मेरी उम्मीद से बढ़ के तूने शॉपिंग की है। आशा देवी इसकी दाद दिए बगैर ना रह सकी। वाकई शरोवती ने शानदार तैयारी की थी। माँ, आप भी ना शानदार तैयारी क्यों ना करती? आखिर मेरे इकलौते भैया की शादी है। दिल खोल कर अरमान निकालूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। शरोवती ने जज्बाती अंदाज में कहा। इसकी आंखों में खुशी की नमी तैर गई। शरोवती, जी माँ, इसने जवाब दिया।
बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि बाकी वक्त तो ठीक है, मगर शादी में दुल्हन का पहनावा और इसका अंदाज रिवायती होना चाहिए। आशा देवी ने कहा। माँ मैं समझी नहीं, तह बनाती शर्वती रुककर बोली। बेटा तुम तो जानती हो कि संध्या का मॉडर्न हेयर कट हुआ है, मगर वो मशरकी पहनावे पर जचता नहीं है। मेरी तो अच्छा है कि इन सब पहनावों के साथ संध्या के लंबे बाल होते, आशा देवी ने सोचते हुए कहा। तो इनकी बात पर शर्वती की हंसी छूट गई। अरे माँ ये भी कोई टेंशन वाली बात है, आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप चिंता ना करें, आपकी बहू के घुटनों तक लंबे बाल होंगे। बस, शर्वती ने कहा। तो आशा देवी ने पूछा, सच? वो सीधी सादी घरेलू खातून थी, और नहीं तो क्या। आजकल एक से एक हेयर एक्सटेंशन मिलती है जो आपके छोटे बालों को घुटनों तक लंबे बालों को छुपाकर बॉय कट सब कुछ कर देती है, शर्वती ने कहा। तो आशा देवी हंसने लगी। फिर शर्वती ने बाकी जोड़े दिखाने शुरू कर दिए। सुनील गुप्ता की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। उन्होंने जहाज़ से उतर के गहरी सांस ली। वो अपने देश की हवा में रची बसी जानी पहचानी अपनायत की महक को अपने रोम रोम में महसूस कर रहे थे। 16 साल का अरसा बहुत होता है अपनी ज़मीन और अपने लोगों से दूर रहकर गुजारने के लिए। समय ने उन्हें कभी मौका ही ना दिया वापस आने का, मगर संध्या के जवान होने के बाद उन्हें वापस आने का इच्छा होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो परदेश में नहीं अपने मुल्क में बेटी ब्याहेंगे, ताकि उनका नाता अपने देश से ना टूटे। वरना अगर संध्या की शादी यूके में हो जाती तो फिर इसके वापस आने का कोई जवाज़ नहीं होता और उनकी नस्लें वहीं होके रह जाती। उनका ये मसला उनके बचपन के दोस्त शेखर अग्रवाल ने हल कर दिया था। शेखर अग्रवाल ने 2-1 चक्कर लगाए थे यूके के। वहीं उन्होंने संध्या को देखकर इसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। जब उन्होंने सुनील से संध्या का हाथ अपने बेटे हरीश के लिए मांगा तो सुनील गुप्ता खुशी से उछल पड़ा और दोनों दोस्त जल इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बेताब थे। गाड़ी मार्केट के सामने रुकी। शर्वती अपना बैग कंधे पे लटकाए गाड़ी से बाहर आई और ड्राइवर से वेट करने का कह के मार्केट की तरफ चल दी। मार्केट में दाखिल होकर इसकी निगाहें मुख्तलिफ शॉप्स के नामों पे मरकूज थीं। वो ग्राउंड फ्लोर पे घूमती रही, मगर इसे इसकी मतलूबा शॉप ना मिली। फिर वो ऊपरी मंजिल पे गई। वो चलती हुई शॉप के नाम पढ़ रही थी। 4-5 दुकानों के बाद इसे अपने मतलूबा नाम नज़र आ गया। वो यहाँ अपने एक दोस्त शांति के बताने पे आई थी। शांति ने शॉप का नाम बता के सिर्फ इतना कहा था, ढूंढो तुम खुद ढूंढ लेना, एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं मालूम, मेरी कज़न गई थी वहाँ। लेकिन आखिरकार शर्वती ने शॉप ढूंढ ही ली। शॉप काफ़ी बड़ी थी। शर्वती अंदर गई तो इसका इस्तकबाल ज़मीन से छत तक सजी मुख्तलिफ अंदाज की विक्स ने किया, जिनमें जोड़े, स्टेप, कलर्स, हर तरह की विगें थीं, हर शेड में। शर्वती इन सब पर नज़र घुमा रही थी। इसकी नज़रें घूमती हुई एक जगह ठहर गईं जहाँ एक आदमी नज़र आया। वो सर झुकाए कुछ कर रहा था और इसकी पीठ शर्वती की तरफ थी। एक्सक्यूज़ मी, शर्वती ने इसे मुखातिब किया तो वो आदमी पीछे मुड़ा। इसके हाथ में एक जूड़ा था जिसे वो सब कॉम कर रहा था। इसने वो ग्लास काउंटर पे रखा और बोला, यस मैम, व्हाट कैन आई डू यू फॉर यू। इसका अंदाज़ काफ़ी खुश इखलाकी वाला था। जी मुझे लंबे बालों की विग चाहिए, शर्वती ने अपनी मंशा बयान की। नो प्रॉब्लम मैम, मिल जाएगी, इस आदमी ने कहा और नीचे बैठ के ग्लास काउंटर के नीचे बने पोर्शन में से एक डब्बा निकाला और इसे काउंटर पर रख के खोला और अंदर से थैली से गोल्डन बालों की विग निकली और शर्वती के आगे कर दी। नहीं, मुझे बड़ी लेंथ के चाहिए, कम से कम घुटनों तक आए और शेड नहीं, मुझे ब्लैक ब्राउन शेड में चाहिए। शर्वती ने बालों का मुआयना करते हुए, जिसकी लंबाई कब्बा मुश्किल कमर तक थी, लेट मी चेक, इस आदमी ने कहा और नीचे झुककर दोबारा देखने लगा। सॉरी मैम, मेरे पास फ़िलहाल ये है। और हाँ, किसी स्टाइल के हेयर एक्सटेंशन चाहिए या किसी भी एरा के जूड़े वो मिल जाएंगे, इस आदमी ने कहा। ओ नो, ये तो बहुत गलत हुआ, यहाँ कोई और शॉप है इस तरह की? शर्वती ने पूछा। मैम आपको आज ही चाहिए बाल?
इस आदमी ने सवाल किया। नहीं आज नहीं, मगर 2-3 दिन में लाजमी चाहिए, एक्चुअली फंक्शन है हमारे घर, शरवती ने बताया। 3 दिन नो प्रॉब्लम मैम, हम 2 दिन में आपका हेयर पीस आपके घर पहुंचा देंगे, दुकानदार ने कहा। रियली, शरवती ने कंफर्म किया। यस मैम, मगर एक बात क्लियर कर दूं, हम असल बालों के एक्सटेंशन बनाते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। रियल बालों की कॉस्ट लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है, और हाँ, अगर आपको सस्ती चाहिए तो नायलॉन में बनवा लें, दुकानदार ने तफसील से बताया। नहीं, मुझे रियल बाल ही चाहिए, शरवती ने कहा, और 10,000 एडवांस देकर अपना एड्रेस लिखवा दिया। दुकानदार ने रसीद इसके हाथ में दी तो शरवती ने इससे रिमाइंड करवाया, ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मैम, आपका ऑर्डर कोशिश करके वक्त से पहले ही पहुंचा देंगे, दुकानदार ने कहा। तो शरवती बैग कंधे पर डाल के दुकान से निकल गई। इसके निकलते ही दुकानदार ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगा। चंद वक्ली में दाखिल हुआ तो रघु इसे सामने ज़मीन पे औंधा मुंह पड़ा हुआ मिला। एक तरफ खाली बोतल बड़ी पड़ी थी और गिलास रघु के हाथ के करीब ही पड़ा था। रघु उठो ना। चंदू ने रघु को आवाज़ें दी, मगर रघु घोड़े बेच कर मदहोश पड़ा था। फिर चंदू ने एक जोरदार लात रघु की रसीद की। रघु ने थोड़ी सी हरकत की, फिर गर्दन इधर उधर करके दोबारा होश से बेगाना हो गया। चंदू गया और एक डोंगे में पानी भर के लाया और रघु के मुंह पे उछाल दिया। रघु हड़बड़ा के उठ बैठा। कौन है? वो चीखा। अबे साले, मैं हूँ चंदू, चंदू बोला। रघु ने गर्दन हिलाई, बोला क्या चंदू? सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो आंखें मीचता हुआ हाथ से मुंह साफ करने लगा। अबे उठ, रोकड़ कमाने का टीम है, तुझे अपने मज़े की पड़ी है साले। रोकड़ा नहीं होगा तो मज़े कहाँ से करेगा? चंदू ने कहा। तो रघु लड़खड़ाता हुआ चंदू ने रघु का बाजू पकड़ा तो रघु लड़खड़ाते कदमों से उठ के आगे बढ़ा। रघु की ठोकर नीचे पड़ी, बोतल पर पड़ी तो वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। रघु डोलता हुआ खोली में बने टीन की चादर के पीछे स्नान घर में गया, जहां पानी से भरा ड्रम रखा हुआ था। इन दोनों ने हथेलियों को मिला के इसमें पानी लेके मुंह पे छपका मारा। हूँ मर गया। अरे ओ राम, कितना ठंडा पानी है। इसने झुरझुरी लेते हुए हाँ, तेरे बाप ने गीज़र फिट किया हुआ है ना, जो तुझे गर्म पानी मिलेगा, चंदू ने तंजिया कहा। रघु ने एक तरफ लटके मैले कुचेले पर्दे से मुंह साफ किया और दीवार पर लटकी खूंटी से बोसीदा शर्ट उतार के पहन ली। यार एक बीड़ी तो दे, इसने चंदू से कहा। तो चंदू ने घूरते हुए जेब से बीड़ी का पैकेट निकाला और इसे एक बीड़ी दे दी। रघु ने अपनी जेब टटोली, मगर वो खाली थी। चंदू ने अपनी जेब से माचिस निकाल के रघु के होठों में दबा दी, बीड़ी को जलाया। और यार चंदू, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रघु ने कहा। चल पहले कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर धंधे की बात करेंगे, चंदू ने कहा और रघु के गले में हाथ डाल के खोली से बाहर निकल आया। यहाँ दोनों बस्ती में बने एक ढाबे पे जाकर बैठ गए। चंदू, यार यहाँ तो कड़की है, रघु ने बीच पे पैर ऊपर करते हुए कहा। बे मुझे पता है। फिर चंदू ने दाल चावल मंगवाए तो रघु अपनी थाली पे टूट पड़ा। चंद ही मिनटों में खाली थाली मुंह चिढ़ा रही थी। रघु अपनी उंगलियां चाट रहा था। चंदू ने 2 चाय मंगवाए और बोला, आज 2 ऑर्डर है। रघु ने इसकी बात सुन के हाँ में हाँ मिलाया। एकदम चंदू की जेब में रखा मोबाइल बजा। चंदू ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पे मोहन सर लिखा हुआ था। चंदू ने कॉल रिसीव की। नमस्ते सर, पन को कैसे याद किया? मोहन शाजो नाजिर ही चंदू को कॉल किया करता था, वो भी इस सूरत में जब इसे ज़रूरत होती थी, वरना इसका काम बहुत बड़े पैमाने पे था। चंदू फ़ौरन मेरे पास आ। मोहन ने सिर्फ इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया। चल उठ रघु, एक और काम हाथ आया है।
चंदू ने चप्पल पैर में डालते हुए कहा और रघु भी उठ गया। सर जी आज डिलीवरी कैसे हो सकती है? चंदू ने मोहन से कहा। चंद डिलीवरी में देर नहीं कर सकता, मैंने एडवांस लिया हुआ है ऑर्डर का। मोहन ने चंदू से कहा। मगर सर जी आप कुछ सोचो, अभी तो माल ढूंढना पड़ेगा, इसमें कितना समय लग जाएगा, आज डिलीवरी तो नामुमकिन है। चंदू ने कहा। मुझे नहीं पता चंदू, मगर तुझे आज ही काम करना है। मुँह मांगी रकम दूंगा। मोहन बोला। 5,000। चंदू ने कहा। ठीक है। मोहन बोला। सर आज की मैं कोशिश करूंगा, वरना कल पक्का माल पहुंच जाएगा। चंदू ने कहा तो मोहन सोचने लगा, फिर बोला ठीक है, और जेब से 2,000 निकाल के चंदू को दे दिए। ये एडवांस है, बाकी के 3,000 माल मिलने के बाद। चंदू पैसे लेके खड़ा हुआ बाहर। रघु इसका इंतज़ार कर रहा था। इसने 1,000 रघु को दिए और एक खुद रख लिए। यार चंदू, पहले के भी तो 2 ऑर्डर पहुंचाने हैं जो तू ढाबे पे बता रहा था। रघु बोला। अबे इनकी जल्दी नहीं है, वो तो घर पे पड़े हैं, सिर्फ पहचानना है। चंदू ने कहा और सोचने लगा। अबे तू सोच क्या रहा है? रघु ने पूछा। यही कि मोहन सर के माल की डिलीवरी आज करनी है। अभी तक माल का कुछ पता नहीं है, इसे ढूंढना पड़ेगा। और रघु को चंदू ने तफसील बतानी शुरू कर दी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, उनके कानों में शोर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों आवाज़ की और मुड़कर देखने लगे। वहाँ काफ़ी सारे लोग सड़क पे नीचे कच्चे की तरफ भाग रहे थे, साथ चीख भी रहे थे। पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए बच के। वो दोनों दौड़कर इसकी तरफ गए। रघु ने एक लड़के से पूछा। क्या हुआ, क्या कोई चोर है? नहीं भैया, लोगों ने इस डायन को रंगे हाथों पकड़ा है। बच्चा चुराते हुए इलाके के बच्चे मिले हैं बगैर कलेजे के, आज तो ये से जला के भस्म कर देंगे, इसने कहा और आगे बढ़ गया। चंदू ने रघु का इशारा किया और दोनों वहीं रुक गए। चल ना चंदू, देखते हैं चल के। रघु बोला। छोड़पन क्यों अपना मैच टाइम ख़राब करे, होगी कोई बेचारी गरीब। बड़े लोग अपना काम निकाल कर इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए डायन बना के किस्सा तमाम करवाते हैं। चंदू ने कहा। इसका कहना एक हद तक सही था, क्योंकि वो बड़े ठाकुर और इनके सपूतों के कारनामों से आगाह था। चल, राम का नाम लेके धंधे के लिए माल ढूंढते हैं। रघु बोला तो चंदू इसके गले में हाथ डाल के चल पड़ा। शरवती ने अगले दिन कॉल करके अपने ऑर्डर के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया अभी ऑर्डर तैयार नहीं है, जैसे ही तैयार होगा फ़ौरन डिलीवरी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। मुझे ऑर्डर वक्त पे चाहिए, याद रखिएगा, शरवती ने कहा। फ़ोन रख दिया। फिर वो जूलर को कॉल मिलाने लगी। आशा देवी ने अपना सतलड़ा पॉलिश करवाने को दिया था और आज शरवती ने इसे लेना था, इसलिए वो जाने से पहले कंफर्म कर रही थी। टीन के चादर से बने क्वार्टर को रघु ने बजाया। अंदर से औरत की करक आवाज़ आई। आजा, खुला हुआ है। दोनों अंदर चले गए। औरत ने कहा। आजा चंदू, तू बड़े दिन बाद आया है। हाँ, तुझे पता है कि धंधे के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। चंदू बोला। क्या करें, सारा खेल ही धंधे का है, औरत बोली। फिर इसने पलंग के नीचे से एक बड़ा सा थैला निकाला और चंदू रघु के आगे कर दिया। कितने माल है? रघु ने पूछा। 10 हैं पूरे, औरत बोली। बड़े हैं? चंदू बोला। नहीं, छोटे हैं, औरत बोली। तो चंदू मायूस हो गया। क्या मुझे आज एक ख़ास माल मिल सकता है? बड़ा, बहुत बड़ा, चंदू ने हाथ से बताया तो औरत ने सफाई से ना में गर्दन हिला दी। आज तो क्या, अगले 2-3 हफ्तों तक भूल जा। वो क्यों? मुसल्लियों ने सरकार से शिकायत कर दी है कि आजकल बहुत सख्ती है, कब्रिस्तान में सिपाही खड़े रहते हैं, औरत ने बताया। तो ये कहाँ से आए? रघु ने थैले की जानिब इशारा करके पूछा। ये तो गरीब घरानों की लोंडियों ने दे दिए हैं, जिन्हें रोटी के लाले पड़े हुए थे। औरत ने सफ़ाकी से हथेली पे तंबाकू को मसलते हुए कहा। वहाँ से नहीं मिल सकते? चंदू ने उम्मीद से कहा। मैं पहले ही वहाँ सबसे समेट लाई हूँ। खेती उगने में समय लगता है, जादू नहीं है कि छूमंतर करो और मिल जाए। औरत को गुस्सा आ गया। चंदू ने रुपए गुन के इस औरत के हाथ पे रखे और वहाँ से उठ गया। वो जितना चिंता हो रही थी। रघु और चंदू बालों का घिनौना धंधा करते थे। इनको बाल ही यही औरत सप्लाई करती थी। या तो वो गरीब मजबूर लड़कियों को अपने बाल देने पे मजबूर करती, या फिर इनसे कभी
खौफनाक तरीके से कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली औरतों के बाल। कब्रिस्तान मुसलमानों का था, वहाँ जाके ये खासा मुश्किल काम था। रग्गू और चंदू इस औरत से बाल लेकर उन्हें आगे महंगे बेचते थे और दुकान वालों से अपना कमीशन अलग लेते थे, मगर आज का ऑर्डर चंदू के गले में अटक गया था। हर तरफ से नाकामी हुई थी, क्योंकि इसने और लोगों से भी मालूम किया जो इस धंधे में थे। समय बीतता जा रहा था और चंदू की चिंता बढ़ती जा रही थी। यार चंदू, 2-3 हफ्ते तक रुकना होगा तो हमारा क्या होगा? ऐसा करते हैं, बेंगलोर चलते हैं, कहीं और किस्मत आजमाते हैं। रघु ने कहा, हाँ तो ठीक कहता है, मैं मोहन सर के ऑर्डर को पहुंचा दूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, चंदू ने सोचते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि एक दम रघु को ठोकर लगी और नीचे जा पड़ा। वहाँ हल्का अंधेरा था। चंदू रघु को उठाने झुका तो इसके हाथ में चुनरी आ गई। साथ एक औरत ज़मीन पे पड़ी नजर आई। कौन हो तुम? चंदू ने इससे पूछा। तू? औरत ने अपने खून में लथड़े लरसते हाथ जोड़े और चंदू से बोली, शांता करो मेरी, वो सहायता करो मेरी, वो लोग मुझे मार देंगे। चंदू अक्कड़ दास के पास ज़मीन पे बैठ गया। उकड़ू इसके पास ज़मीन पे बैठ गया। तुम वही हो ना जिसे लोग डायन कह के ढूंढ रहे थे? चंदू ने पूछा। नहीं बाबू, मैं डायन नहीं हूँ, सब झूठ है ये, इस औरत ने कहा और चंदू की कमीज़ पकड़ के उठने की कोशिश की। चंदू ने इसे बाजू से पकड़ के उठाया तो वो पूरी खून में लथपथ हो रही थी। चंदू के हाथ भी खून में लथपथ हो गए। औरत झुकी हुई थी। जब वो सीधी होने लगी तो इसके टखनों को छोटी चोटी आगे आ पड़ी। इसकी चुटिया चंदू की नज़रों के सामने लहराई तो चंदू के दिमाग में बिजली सी कूदी। जिंदा मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, इसने घायल औरत से कहा और इसको बाजुओं से थाम कर सहारा दे के एक पत्थर पे बिठाया। साथ इसने रघु को पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही रघु पीछे आया, चंदू ने झट से इस औरत के बालों को गुद्दी से पकड़ लिया। ले यार चंदू, रघु ने इसे पीछे से कैंची दी जो वो अक्सर अपने साथ बैग में रखे था। दूर से लोगों का शोर फिर सुनाई देने लगा। औरत खौफ और दर्द से चीखी, या दिया करो, मुझे जाने दो। मगर चंदू ने औरत के बाल गुद्दी से काट लिए और इसे ज़ोर से धक्का दिया। औरत चीखती हुई ज़मीन पे औंधी जा पड़ी। इतने में बहुत सारे लोग वहाँ आ गए। ये रही डाइन, एक आदमी ने औरत की तरफ उंगली करते हुए कहा तो सारे लोगों ने इसे घेरा। मजमे में से एक आदमी आगे आया और इसके हाथ में कैन था जिसमें कुछ भरा हुआ था। उसने ढक्कन खोल के महलूल इस औरत पे छिड़का तो फिजा में मिट्टी के तेल की बू फैल गई। औरत नीचे पड़ी कांप रही थी। चंदू की नज़र इसकी उंगलियों पे गई तो लम्हे भर के लिए चौंक गया। फिर इन लोगों ने इस औरत को आग लगा दी। वो रस्सी में जकड़ी ज़मीन पे जलती हुई इधर उधर चीखती हुई लुढ़क रही थी। फिर आहिस्ते आहिस्ता इसकी हरकत और चीखों की कमी आती गई और कुछ देर बाद वहाँ रेत का राख का ढेर बन गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके कारण इस डायन से छुटकारा मिला। एक आदमी ने चंदू के पास आके कहा। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सका, चंदू ने मक्कारी से कहा और इस औरत के बाल इसने खामोशी से रघु को दे दिए थे, जो रघु ने बैग में डाल दिए। मैम, हेलो मैम, आप शर्वती बात कर रही हैं ना? शर्वती के मोबाइल पे कॉल आई। जी हाँ, मैं शर्वती ही हूँ, शर्वती ने कहा। मैम, आपने जो हेयर हमें ऑर्डर किया था वो रेडी हैं। आप अब बताएं किस तरह अपना एड्रेस ऑर्डर लेंगी, यहाँ आकर या घर भेजें? दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा। मैं खुद आके ले लेती हूँ 1 घंटे में, शर्वती ने कहा। मोबाइल रख के अपना काम समेट के जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सिमत को कॉल करके बता दिया और अपनी सास से इजाज़त दे के गई। इसे आज शाम आशा देवी के साथ संध्या से मिलने जाना था। इसने सोचा पहले हेयर पीस ले फिर वहाँ से आशा देवी के पास चली जाएगी। शर्वती ने दुकान में जाके हेयर पीस मांगा। दुकानदार ने से निकाल के बाल दिखाए जो घुटनों तक आ रहे थे। शर्वती उन्हें देख के बहुत खुश हुई। मैम ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं? दुकानदार ने पूछा। बिल्कुल, आपने मेरी चिंता दूर कर दी है, थैंक्स, शर्वती ने कहा और पर्स से नोट निकाल कर बाकी के पैसे दिए। बेटा संध्या
साधना ने रूम में आके कहा, जी मॉम। संध्या यहाँ बालों में ब्रश करते हुए बोली, बेटा के पास। साधना ने प्यार से कहा, थैंक्स आंटी, इसे यहाँ बुला लें, सब साथ में बातें करेंगे। शर्वती ने मुस्कुरा के कहा तो साधना ने मुलाजमा को भेज दिया। मुलाजमा ने दरवाज़ा नॉक किया तो संध्या ने इसे अंदर आने का कहा। संध्या बीबी, आशा देवी और शर्वती जी आई हैं, आपको बुला रही हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम चलो, मैं आती हूँ, संध्या बोली और फिर आईने में अपना सरापे पे नज़र डालने लगी। आसमानी कलर के नेट के सूट में वो काफ़ी दिलकश लग रही थी। संध्या कमरे से निकल के लाउंज में आ गई। वहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। शर्वती ने उठ के संध्या को गले लगाया। संध्या ने आशा देवी के चरणों को छू के आशीर्वाद लिया। संध्या आकर सोफे पे बैठ गई। संध्या, हमें तुमसे एक बात डिस्कस करनी है, शर्वती बोली तो संध्या इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गई। शर्वती बोली, संध्या, माँ की इच्छा है कि तुम शादी में ट्रेडिशनल वे में तैयार हो, फिर इसलिए लंबे बाल बॉक्स से निकाल के इसे दिखाया और आशा देवी की इच्छा के बारे में बताया। संध्या कुछ देर खामोश रही तो शर्वती और आशा देवी एक दूसरे को देखने लगी। बेटा, ये सिर्फ मेरी इच्छा है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आशा देवी बोली। हाँ संध्या, अगर तुम कंफर्टेबल फील ना करो तो ज़बरदस्ती नहीं है, शर्वती भी जल्दी से बोली। संध्या ने शर्वती की तरफ देखा और बोली, यू नो शर्वती आंटी, लो लॉन्ग हेयर्स, मगर क्या करूं, कंट्री जैसी जगह पर बड़े बाल कैरी करना इट्स नॉट इजी। वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ के फ्रेंड्स सब अलग हुआ करते हैं, मगर तुमने मेरी ये इच्छा पूरी करके मुझे खुश कर दिया, थैंक्स। शर्वती और आशा देवी ने संध्या की बात सुन के सुख का सांस लिया। खुश तो तुमने मुझे कर दिया बेटा, मेरी इच्छा का एहतराम करके, आशा देवी बोली। आंटी, आपकी इच्छा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, अगर मुझे ये पसंद ना भी होते तब भी मैं ये आपके लिए ज़रूर लगाती। संध्या की बात सुन के आशा देवी खुशी से फूले ना समाये। इतनी संस्कारों वाली बहू तो भाग से मिलती है, वो भी बाहर से आई हुई। आप बाद में बातें कीजिएगा, पहले ये लीजिए। मुलाजमा साधना बेगम के साथ चाय की ट्रे लेकर, जो चाय के साथ दीगर लज़ुमात से सजी हुई थी। संध्या जल्दी से उठी और सबके लिए चाय बनाने लगी। संध्या, माँ की चाय में नो शुगर, शर्वती ने बताया तो संध्या गर्दन हिलाने लगी। संध्या, कितना समय और लगेगा? साधना ने संध्या के मोबाइल पे कॉल की, जो कि सैलून में बैठी तैयार हो रही थी। माँ बस आधा घंटा और लगेगा, संध्या ने कहा। फ़ोन कट गया। मैम, आपके हेयर पीस को आपके बालों के साथ अटैच करके फिक्स कर दूं? ब्यूटिशियन ने पूछा। ऐसे फिक्स कीजिए कि मुझे बार बार लगाने ना पड़े, आपको तो पता है शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। संध्या ने कहा, ओके मैम, मैं उन्हें फिक्स कर देती हूँ। जब आपको निकालने होंगे आप सैलून आ जाइएगा। इस इजिप्ट की डिप्रेशन 3 वीक है, ब्यूटिशियन ने बताया और फिर बालों को संध्या के सर के बालों से अटैच कर दिया। संध्या ने तैयार होकर अपना जायज़ा लिया। बिल्कुल रियल बाल लग रहे थे, गुड। संध्या ने ब्यूटिशियन की तारीफ़ की और घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। संगीत शुरू हो गया, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिज़ा में कहकहे और गुफ्तगू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लड़के लड़कियां खूब एंजॉय कर रहे थे। संध्या को स्टेज पे लाके बिठा दिया गया और रस्में शुरू हो गई। संध्या को अपने सर के पिछले हिस्से में सनसनाहट सी महसूस हुई, मगर इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर गाने का दौर चल पड़ा। दोनों तरफ लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम में कांटेदार मुकाबला हो रहा था। कोई हारने मानने को तैयार ना था। फिर बड़ों ने आके खाने का कह के मुकाबला ख़त्म करवाया, वरना इसी में पूरी रात बीत जाती। मेहमान खाने में मसरूफ़ थे। स्टेज पे बैठी संध्या के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। इसने शर्वती को इशारे से बुलाया। फिर इसने शर्वती के कान में कहा तो वो फ़िक्रमंद हो गई। बोली, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर पेन किलर देती हूँ। संध्या ने इकरार में गर्दन हिलाई। शर्वती प्लेट में खाना लेके आई और इसे खिलाने लगी। संध्या ने थोड़ा सा ही खाया, फिर शर्वती ने इसे पेन किलर दे दी। बराबर में बैठे हरीश ने मौका देके संध्या की तारीफ़ करने में देर ना लगाई। संध्या
चूड़ीदार फ्रॉक में बहुत प्यारी सुंदर लग रही थी। सबने इसे इस तरह के पहनावे में आज ही देखा था। इसके लगाए लंबे बाल चुटिया की शक्ल में आगे की तरफ पड़े थे, जिनमें मोतियों की कलियां लगी हुई थी। दर्द तो वक्ती तौर पे कम हो गया, मगर संध्या अपने आप को लेज़ फील कर रही थी। लेज़ी तकरीब आधे घंटे को ख़त्म हुई। हरीश और इसके घर वाले चले गए। संध्या अपने कमरे में आके धम से बेड पे गिर गई। इसमें कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। साधना जी इसको देखें आए तो संध्या ऐसे में ही लेटी हुई थी। बेटा चेंज नहीं किया? उन्होंने इसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा। मॉम हिम्मत नहीं हो रही, थक गई हूँ बहुत, इसने कहा तो साधना जी इसके गहने उतारने लगी। फिर इसके कपड़े अलमारी से निकाल के बेड ही पे रख दिया और चेंज करने का कह के चली गई। संध्या ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके कपड़े चेंज किए। अगर वो भारी कामदार कपड़े ना होते तो वो उन्हीं में सो जाती। कपड़े चेंज करके वो बिस्तर पे गिर गई। इसका सर बेइंतहा भारी हो रहा था। नाश्ते की मेज़ पे साधना जी और सुनील गुप्ता बातें कर रहे थे। संध्या बोझल आवाज़ में चलती हुई आई और कुर्सी पे बैठ के टेक लगा लिया। थकन उतरी नहीं बेटा? साधना जी ने इससे पूछा। नो मॉम, संध्या ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। दोस्तों, अभी कहानी जारी है। इसका दूसरा हिस्सा कल मुलाकात फरमाइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।